मुर्तजा अब्बासी को मनोरोगी बताने की कोशिश हो रही थी। असल में उसकी आतंकी कुंडली अब पूरी तरह से खुल चुकी है और खुद मुर्तजा का कबूलनामा सामने आ चुका है देश के, जिसमें वो साफ साफ कह रहा है कि कर्नाटक में हिजाब पर जो हुआ वो बेहद गलत है और वो गलत था। वो ये भी कह रहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। ये मुर्तजा वही है जिसने गोरखनाथ मंदिर में हमला किया। सीए और एनआरसी भी गलत है और इसी गुस्से में वो गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने चाकू से गंडासे से पहुंच गया। मुर्तजा अब्बासी की आतंकी कुंडली के तार आईएसआईएस के साथ जुड़े गए हैं। इसके बावजूद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी तो हर मुद्दे को खींचने में जुट जाती है। मुर्तजा की मानसिक हालात का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी आतंकी की मानसिक हालात का ध्यान रखे। अगर वो किसी को मार देता उसके बाद क्या होता। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता और सांसद शफीकुर रहमान बर्क अलग ही कट्टर एजेंडा चलाने में जुटे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्ची जब बड़ी हो जाए तो उसे बुरके में रखना ही चाहिए, यह लाजमी है, तभी तो वो कंट्रोल में रहती है। वो ये भी कह रहे हैं कि 24 घंटे अखंड पाठ होता है तो उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन लाउड स्पीकर पर 4-5 मिनट के लिए आजान से सबको दिक्कत हो रही है। सवाल यह है कि सेकुलरिज्म का कवर चढ़ाकर यह कौन सी कम्युनल किताब पढ़ी जा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जुबान सेकुलर लेकिन दिल कट्टर। जुबान से तो सेकुलरिज्म निकलता है लेकिन दिल इनका इतना कट्टर है जिसकी बानगी आपको कुछ बयानों में देखने को मिली। जिस मुर्तजा की दिमागी हालत खराब होने की कोशिश चल रही थी, जरा उसकी कट्टर सोच वाला कबूलनामा देख लीजिए। जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो सीएनआरसी भी कर रहे हैं, मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई। इस कबूलनामे के बावजूद अखिलेश यादव ने मुर्तजा को कवर फायर दिया है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। आतंकवादी हमले हुए थे, उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, उनकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सोच भी देख लीजिए। बच्ची बड़ी होने लगे, जवान होने लगे तो उसको हिजाब में रहना चाहिए। इसलिए हिजाब ज़रूरी है कि बच्ची भी अपने कंट्रोल में रहे और हालात भी न बिगड़े। जो अखंडपन का ये जो 24 घंटे होता है तो उसको तो आप नहीं कह रहे कि पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ जो अजान 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है उससे पॉल्यूशन फैलाने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या सेकुलरिज्म का ढोल पीटकर कट्टर एजेंडा चलाया जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जुबान सेक्युलर, दिल कट्टर। और अब विश्लेषण का वक्त है। सेकुलरिज्म की आड़ में कट्टर सोच का विश्लेषण, जो कि आज देश की जनता के लिए जानना, समझना, देखना बड़ा आवश्यक है। आतंकी के कबूलनामे के बावजूद उसे सियासी कवर देना बेहद गलत है। जब आतंकी कबूलनामा कर चुका है कि उसकी मंशा क्या थी, मन में क्या था, तो उसको सियासी कवर जो अखिलेश यादव दे रहे हैं, सपा सुप्रीमो, क्या वो जायज है? आतंकी को मास्टर का बेटा या बीमार बताना कवर फायर देना है। याद करिए, कश्मीर के एक आतंकी को इसी तरह से कवर फायर दिया गया था। यह मास्टर का बेटा है। अब इसे कहा जा रहा है कि ये
मुर्तजा जो है ये बीमार है मानसिक तौर पर, यानी मानसिक रोगी है। सोचिए, मानसिक रोगी मुर्तजा अगर अपने प्लान में सफल हो जाता तो इसके मायने क्या होते। गोरखनाथ मंदिर में अगर यह अपना प्लान सफल कर लेता पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से तो करा इसने, लेकिन पूर्ण रूपेण अगर सफल होता तो उसका अंजाम क्या होता। आंशिक रूप से ऐसे इन्होंने सफल किया, इन्होंने पुलिस वालों को नुकसान पहुंचा दिया, जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें नुकसान पहुंचा दिया। आतंकी को मास्टर का बेटा या बीमार बताना कवर फायर देने जैसा है। ओवैसी ने कहा था यूपी के एनकाउंटर के दौरान 37% मुसलमान मारे गए। अपराधी को एक धर्म के साथ जोड़ देना गलत है। लाउडस्पीकर विवाद में अखंड पाठ का मुद्दा कॉम्युनल एजेंडा का सबसे बड़ा सबूत है, जीता जागता सबूत है, जो सपा समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बरख ने कहा। लेकिन बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन टुनाइट इज, क्या देश में सेकुलरिज्म की आड़ लेकर कट्टर सोच फैलाई जा रही है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आज मेरे साथ संबित पात्रा हैं, शिवम त्यागी जुड़ेंगे इस चर्चा में, मसीद जैदी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, अतिकुर रहमान हैं जाने माने मुस्लिम चिंतक, मुंबई महाराष्ट्र में से जुड़ रहे हैं, असीम वकार है प्रवक्ता AIMIM के। मैं सबसे पहले मिसम जैदी आप ही के पास आता हूं और आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आतंकी मुर्तजा जो है उसको यह कहना कि वो बाइपोलर है, जो अखिलेश यादव जी ने कहा, कहीं ना कहीं कवर फायर देना जैसा है? ये ऐसा ही है जैसे कश्मीर के आतंकी को मास्टर का बेटा कहना। देखिए, ऐसा है अमित देवगन जी के आतंक का कोई मजहब नहीं होता है जी। और आतंकवादी किसी मजहब को बिलोंग नहीं करता है। अगर वो आतंक कर रहा है, वो किसी भी धर्म में है, वो जायज़ नहीं है, और उसका किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट अगर वो करेगा तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। हम इसको किसी भी तरह से, अब रही बात ये कि उसका नाम मुर्तज़ा अब्बासी है और एक वो मुसलमान है, तो लिहाजा उसको मुसलमान की तरह से ना देख करके, उसको किसी संप्रदाय से ना जोड़ करके, उसको कानून के तहत जो भी उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, जो लोग उसके साथ जोड़े गए हैं, जो भी हों, वो कोई हो, किसी को ना बख्शा जाए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और कोई भी आदमी अगर इसको बचाने का कार्य करता है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जी मिसर जैदी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बोला आतंकी का धर्म नहीं देखना चाहिए, आतंकी अगर मुसलमान है तो उसको मुसलमान नहीं देखना चाहिए, उसको आतंकी देखना चाहिए। आपने बिल्कुल लाजिम बात कही, बिल्कुल जायज बात कही। एक बात मुझे बताइए, अखिलेश यादव क्यों धर्म देख रहे थे? अखिलेश यादव ने धर्म देखकर ये बात बोला क्या वो बाइपोलर है? मैंने बयान सुना, उन्होंने बोला वो बाइपोलर है, वो दिमागी तौर पर बीमार है। किसने जानकारी दी, आपको या आपके नेताश्री को, कि वो दिमागी तौर पर बीमार है? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा बीमारी तौर पर बीमार है, उसको घर वालों ने भी इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये मानसिक प्रताड़ित है और ये किसी भी तरह का रिटार्डेड है और मानसिक रोगी है। तो उनके घर वालों ने ये बात बताई है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसका मेडिकल जांच कराना चाहिए। और हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। डॉक्टर की जांच में क्या सामने आया है? आपकी जानकारी है डॉक्टर की जांच में क्या सामने आया है? डॉक्टर की जांच में ऐसा कुछ नहीं बात है कि अगर वो मानसिक प्रताड़ित था तो कहीं ना कहीं नहीं, मानसिक प्रताड़ित नहीं इलाज था, करा ही रहा होगा। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि आज का जो फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, वो कोई भी हो, रोजगार का मुद्दा एक अहम बात है, उस पर भी चर्चा करना चाहिए कि किसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है वो, लेकिन और इसको वो किसी के ऊपर भी कोई भी काम कर सकता था, वो बायस था। मेरा पॉइंट ये है कि ये मुर्तजा को रोजगार ISIS दे रहा था, जिसको ISIS रोजगार दे रहा था उसको कवर फायर आप और आपकी पार्टी क्यों दे रही है? डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आतंकियों की लिस्ट आपके पास है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट दे दीजिए हमें। देखिए ऐसा है, इनकी सरकार है, ये जो चाहे कह दे, हम इस बात को कतई नहीं मानने को तैयार हैं कि अगर उसको जांच का विषय है। आपने जांच करी, किसने द्वारा कहा गया? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जांच करेगी या देश की जो बड़ी बड़ी हमारी जांच एजेंसियां हैं उनके आधार पर रिपोर्ट तय होगी? भारतीय जनता पार्टी ने अपना विंग खोला हुआ है, अध्यक्ष कोई बात कह देंगे? ठीक है, संबित पात्रा है बीजेपी के राष्ट्रीय भाई, भारतीय जनता पार्टी कोई अपना विंग खोल करके प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे इसके बारे में, या जांच एजेंसियां इसके बारे में बताएंगी? प्रदेश तो फिर हमारी NIA लेकर के ATF लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के बयान पे रिएक्ट किया। शायद आपने खबर पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा। नहीं, मैंने जो सुना, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही कहा कि बीजेपी बहुत खींचातान कर देती है, और यह बात सच है
कि वो चाहती है इन एक मुद्दों को आतंकी बढ़ा करके नवरात्रि देश के जो मुख्य बिंदु हैं, एक उनसे आतंकी भटकाना। नवरात्रि में एक मंदिर में हमला करने के लिए चला जाता है, पुलिस वालों को घायल कर देता है, पुलिस वालों की बहुत चाक अच्छी बात कही, चौबंदी अमित की जी, वजह से बिल्कुल वो सही, हमला यही कहिए। नहीं कर पाता और बीजेपी वाले इसको बहुत खींच अच्छी रहे बात। हैं। ठीक है, यह आपका आरोप है, यह आपके नेता साहब का भी आरोप है। जी। संबित पात्रा साहब यहां मौजूद हैं, वो उसका जवाब देंगे। संबित जी, आप लोग जबरदस्ती खींच रहे हैं पूरे मुद्दे को, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मानसिक तौर पर बीमार है ये लड़का, बेचारा है ये लड़का, लेकिन इसको इस तरह से क्यों खींचा जा रहा है? बंद करिए इसको खींचना। देखिए अमीश भाई, कभी कभी शर्म आता है। शर्म इस बात पे आती है कि हमें डिबेट किन विषयों पे करना पड़ता है। एक आतंकी पकड़ा गया और पूरे देश में इस विषय को लेकर पक्ष और विपक्ष में डिबेट हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है कि वो आतंकी था या नहीं था, वो किस धर्म का था, इसलिए वो उस धर्म का था तो वो आतंकी नहीं है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय को क्यों इस प्रकार से जांच कराने के पक्ष में है, क्यों इस पूरे विषय को खींच रही है। और तो और बाइपोलर था, इसका डायग्नोसिस भी राजनेताओं ने अपने अपने चैम्बर में बैठ के कर दिया। साइकेट्रिस्ट ने इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। यह भी कहा गया कि आज के नौजवान बेचारे बहुत बेरोजगारी के हालात से मारे हुए हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है और उस कारण से भी ऐसा हो सकता है। ये आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ व्यक्ति था, 20 लाख रुपए अकाउंट में रख करके पासपोर्ट लेकर कनाडा जा रहा था ताकि कनाडा से सीरिया जाके आईएसआईएस के लिए काम कर सके। 8 लाख रुपए आईएसआईएस के अकाउंट में नेपाल के थ्रू से दे चुका था। ये सारा कुछ हम 3 दिन से मीडिया के माध्यम से टेलीविजन चैनल में देख रहे हैं। उसके बावजूद यहां लोग कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मैं भी मानता हूं, मैं सहमत हूं, जितने ये आतंकवादी हैं ये सारे मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। वरना आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा जन्नत में जाके 72 हूरें मिलेंगी तो वो आज अपने ऊपर बम बांध करके फट जाएगा। ये तो एक मानसिक विकृति है जिसको अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन कहते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा खासा पढ़ा हुआ नौजवान वो पायलट बनकर प्लेन में बैठकर 9/11 में ट्विन टावर को उड़ा देता है। वो सारे पढ़े लिखे नौजवान थे, कोई बेरोजगारी से मारे हुए नौजवान नहीं थे। ओसामा बिन लादेन विश्व का एक बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत करोड़ों खरबों उसके पास पैसे थे, वो कोई बेरोजगारी से मारा हुआ आतंकवादी के प्रोफेशन को नहीं अपनाया हुआ था। विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता, क्योंकि उसको लगता था उसको 72 हूरें मिलेंगी और ये काफिरों को मारने से ऊपर वाला उस पर न्याय करेगा। स्वाभाविक है, ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विकृति है। मगर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, ठीक है, यहाँ जो 1 सेकेंड और कंप्लीट करता हूं, जी। यहाँ बार बार जो कहा जाता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बिल्कुल आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये तो अच्छी बात है। मगर जब याकूब मेमन को फांसी होती है तो यही लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है, ये मुस्लिम था इसलिए फांसी दिया जा रहा है। ही वॉज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। जब अफजल गुरु को फांसी होती है क्योंकि वो आतंक में संलिप्त था, तब यही लोग कहते हैं कि अन्याय हुआ अफजल गुरु के साथ क्योंकि अफजल गुरु मुस्लिम था। तो आप जब मुर्तजा पकड़ा जाता है तो आतंक का धर्म नहीं होता, जब फांसी होती है तब आतंक का धर्म कहां से आ जाता है? आप बताइए। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है, इस बात को कान खोल के सुन लिया जाए। ये जो एक अम्ब्रेला स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर में हिंदुओं को मत लाइए। कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। मीसम जैदी बुरहान वानी मास्टर का बेटा था और ये बीमार बेटा है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक आतंकी नवरात्रि के त्योहार पे गोरखनाथ मंदिर पे हमला करता है और पॉलिटिकल पार्टी उसको कवर फायर देती है, तो इसके मायने क्या है? उसको बीमार कहती है। हाँ, मानसिक तौर पर तो बीमार है ही, वो रेडिकलाइज्ड है। इसलिए संबित पात्रा की बात का जवाब। अमीर जी, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूँ। मैं पहले आपकी बात को दोहरा रहा हूँ कि आप ये लगातार एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि आतंकी ने नवरात्र पर मंदिर पे हमला किया। मैं इसका समर्थन करता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि आतंकी ने हमला किया। और मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि वो एक मुसलमान था और हिंदू आतंकवाद नहीं होता, ये जो बार बार लफ्ज हिंदू का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही पोलराइज्ड है, यही भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं कि 80 और
1920 के जो उन्होंने डिवाइडेशन रूल किया है, मैं पूछना चाहता हूं संबित पात्रा जी से, ये बहुत बड़े प्रवक्ता है, मैंने सुनता भी रहता हूं भारतीय जनता पार्टी के, कि आतंक की परिभाषा के बारे में आप बता सकते हैं कि आतंक की परिभाषा को किस तरह से आपने डिफाइन किया है, किस तरह से आप आतंक की परिभाषा को डिफाइन करते हैं? आतंक का मतलब ये जरूरी है, आतंक का ये जरूरी मतलब है कि आप हाथ में हथियार लेकर के जाएं तभी आतंक है? आतंक जबान से भी होता है, आतंक दिलों में नफरतें पैदा करने का भी मतलब आतंक है। अगर किसी में झगड़ा होता है मुस्लिम मुस्लिम में और हिंदू हिंदू में, तो आप कहते हैं कि उसमें झगड़ा हो गया, और जब हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो आप कहते हैं दंगा हो गया। तो दंगा और झगड़े का भी डिफाइन ये हमको करके बताएं किस तरह से किया जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का भी हो, अभी इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, मैं इस पर कोई बात कहूं तो भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर के फैल जाएगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी के पार्टी के लोग जो हैं वो हिंदुओं पर कटाक्ष कर रहे हैं और हिंदुओं पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हिंदू की जो ये बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं वो हिंदू हिंदुस्तान का हो और मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुनिया के कहीं का भी हो, वो आतंकवाद नहीं है। और शायद ये भूल गए हैं कि इनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जाकर के सऊदी अरब में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस भाषण में अपने कहा है कि मुझे गर्व है कि मेरा हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान आतंकवादी नहीं है। तो या तो ये उनकी राय से अलग है या उनसे बड़े नेता हो गए भारतीय जनता पार्टी। आपको डेफिनेशन बताएंगे आतंकी और हिंदू पर भी बात करेंगे। संबित पात्रा, अब आपकी टर्न है, बोलिए संबित जी। देखिए अमीश भाई, इस देश में जब मुर्तजा पकड़ा जाता है तब आतंक का डेफिनेशन क्या है? क्या केवल हथियार पकड़ने से ही कोई आतंकवादी होता है या मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करके कोई आतंकवादी बन सकता है? ये सारी नरेटिव, ये विमर्श चालू हो जाता है। मगर आप सोचिए, अगर ये मुर्तजा नहीं होता, इसका नाम कोई राम नारायण अग्रवाल होता, अभी तक यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते ये लोग कि देखो 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 हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में किस प्रकार से ये लोग मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मस्जिद के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर बंदूक लेकर घुस गए हैं, हिंदू किस प्रकार से मुसलमान को मार रहे हैं, मुस्लिम लाइफ इज इन डेंजर। वो हमारी जो रायना आयूब बहन है ना, वो पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख लिख के, हाँ वही पूरा हर जगह आर्टिकल लिख लिख के, ओ मुस्लिम एंडेंजर्ड, मुस्लिम मर गए, मुस्लिमों को मार दिया, हर जगह शुरू हो गया। यहां मुर्तजा अटैक कर रहा है एक बहुत बड़े मंदिर के ऊपर, जिस मठ से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, और यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके नेता कहते हैं कि बीजेपी खींच रही है, एक बेकार की बात को खींच रही है। ठीक है, ये बेकार की बात है, और मैं इनको बैठ के भी आतंकवाद क्या होता है इसका डेफिनेशन दूंगा। देखिए, हर कोई जानता है आतंकवाद क्या होता है। एक नेता ने बोला था मैं तो स्वीट टेररिस्ट हूं, मैं स्वीट टेररिस्ट हूं, जिन्होंने बाद में कश्मीर फाइल पर अपना बयान दिया। अब कहा जा रहा है कि एक आतंकवाद जो होता है वो मौखिक आतंकवाद भी होता है। नए तरह के आतंकवाद की डेफिनेशन हुई मौखिक आतंकवाद, यानी जो बोलने वाला आतंकवाद है वो भी आतंकवाद होता है। मौखिक आतंकवाद की भी एक नई परिभाषा ढली जा रही है। आतंकवाद होता है जिसमें गरीब लोगों को, समर्थवान लोगों को मारा जाता है, आम लोगों को मारा जाता है। आतंकवाद होता है। आतंकवाद वो होता है जो 9/11 में हुआ था, जब प्लेन चढ़ा दिया था ट्विन टावर्स पे। आतंकवाद वो होता है जब कसाब ने मुंबई के आम लोगों को गोली से मारा था। आतंकवाद वो होता है। आतंकवाद वो होता है जो स्कूल मास्टर का बेटा बुरान वानी करता था। आतंकवाद वो होता है जो बिट्टा कराटे ने करा, जिसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करा, मारा। आतंकवाद वो होता है। आतंकवाद मौखिक नहीं होता, आतंकवाद के पीड़ित लोग होते हैं। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। आसिम वकार मेरे साथ है। आसिम वकार, बीजेपी खींच रही है मुद्दे को, लेकिन मुर्तजा कह रहा है क्योंकि सीए पर मुझे गुस्सा था, क्योंकि हिजाब पे मुझे गुस्सा था, इसलिए मैंने ऐसा करा। देखिए, बहुत बढ़िया अमीश देवगन जी, आपका तो जवाब ही नहीं। एक अकेले आदमी ने गड़ाफा पकड़ के गोरखपुर में मंदिर पे हमला किया, उसको जेल जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मैं आपके साथ। लेकिन अभी इस हमले से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गाजीपुर में बहुत से गैर मुसलमानों ने एक मस्जिद पर अटैक किया, उसमें घुस गए, मस्जिद में पेशाब किए खड़े होकर, इमाम साहब को मारा, मस्जिद में सामान तोड़ा फोड़ा। ये आपके हिसाब से क्या ये प्यार मोहब्बत है? क्या है ये अमीश देवगन जी? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये विक्षिप्तता नहीं है मानसिक? संबित पात्रा बोल रहे थे
कि इंजीनियर विक्षिप्त था, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, इंजीनियर विक्षिप्त प्लान तो accepted। बड़ा था मुर्तजा का। और वो जो यति नरसिम्हानंद है सर, यति नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी यति नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है, कई साल रूस में रहा, नौकरी करता रहा और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे। अगर आप में हिम्मत है और आप इंसान हैं और आप ईमानदार हैं और आप में थोड़ी सी भी अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो यति नरसिम्हानंद है, जो एक धर्म विषय के खिलाफ कत्लेआम का ठीक है, संबित जवाब देंगे, संबित जवाब देंगे। वो भी असीम बकर, अब असीम बकर संबित का जवाब सुन लीजिए। आप क्यों जवाब नहीं देंगे? नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आप हकलाने लगे, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? एक आदमी ने मंदिर पर हमला किया, बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई, टेररिस्ट है। और जो 50 लोगों ने मस्जिद पे हमला किया, अरे गलत है, वो नहीं करेंगे आप? गलत है जिन्होंने ऐसा करा, लेकिन पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती ना, बांग्लादेश का PM लेकिन करेगा। पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती ना। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ कर लेंगे आप? बुरहान वानी होगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मुर्तजा होगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बिट्टा कराटे होगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। नहीं, मैं साथ कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप? बुरहान वानी के साथ बीजेपी थी, बुरहान वानी को शहीद ठीक है, आप जवाब सुन लो ना बीजेपी का। मैं नहीं कह रहा एक अकेला आदमी, एक अकेला आदमी, बार बार आप 4 बार यहाँ पे रिपीट करा, एक अकेला आदमी, एक अकेला आदमी मंदिर पे हमला करने के लिए चला गया। एक अकेला कसाब भी था जिसने 100 लोगों को मारा था, हिंदू मुसलमान दोनों को मारा था। बोलिए क्या कहिएगा? डिफेंड करने की भी एक लिमिट होती है। इस देश के अंदर तो कसाब को भी डिफेंड किया गया था। शर्म है इस बात। घबरा रहे हैं? अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? घबरा तो कौन रहा है वो पता लग रहा है। मस्जिद में जिन्होंने हमला किया वो कौन थे? ओके, वो विक्षिप्त थे कि नहीं थे? मैं पूछ रहा हूं, विक्षिप्त थे कि नहीं थे? ये तो विक्षिप्त है ये, इस पे कार्रवाई कीजिए। मैं कह रहा हूं कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप अमीश देवगन जी, कम से कम आप तो पत्रकार हैं, आप तो ईमानदारी से बोलिए। संबित पात्रा बेईमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। सब बेईमान है आपकी नजर में, ईमानदार नहीं है। लेकिन मैंने तो पहले ही बोला जो गलत है उसको कोई सही कह नहीं सकता। ठीक है, एक सेकंड शिवम, आप भी याद करें, एक सेकंड संबित पात्रा जवाब। बिल्कुल गलत है। यति नरसिम्हानंद किसने बोला सही है? वो ये जरा शांत हो जाएं, पर डोंट ड्रॉ पैरेलल जाए तो मैं बोलूंगा। एक व्यक्ति ने करा है, एक ने नहीं करा है। अब अमीश भाई मैं जवाब देता हूं। अमीश भाई, मैं बहुत जगह सुन रहा हूं कि यति नरसिम्हानंद, जैसे ही आप मुर्तजा के बारे में पूछो तो यति नरसिम्हानंद वो कौन, बाकी लोग, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ये नाम लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सही कह रहे हैं। ये जो सीरिया में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये जो आतंकवादी सब सीरिया में बैठे हुए हैं, ये सारे के पीछे यति नरसिम्हानंद ही है। ये जो आप तालिबान में देख रहे थे ना, अफगानिस्तान में तालिबान का जो हुकूमत चल रहा है और जिस प्रकार से वहां आतंकी हमले हो रहे थे अनेकों वर्ष से, इसके पीछे भी यति नरसिम्हानंद है। यति नरसिम्हानंद नहीं होते तो ये सब आतंक कहां से होता? सीरिया भी नहीं होता, वहां तो एकदम फूल खिल रहे होते, गुलशन। यति नरसिम्हानंद नहीं होते, ये बीजेपी नहीं होता, तो बताइए, तो अफगानिस्तान में तो कमाल हो गया होता। बुद्ध की मूर्ति भी मौजूद होती वहां बामियान में अभी, और कमाल सब बच्चियां पढ़ रही होती, सब वहां पर गली गली में एक शांति होता। ये सारा यति नरसिम्हानंद, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हम लोगों ने ही किया है। ये आतंकवाद को जन्म हमने दिया है, ये सही कह रहे हैं। देखिए अमीश भाई, ये बहुत दुखद है। हम जिन विषयों को पूरा विश्व जानता है, उन विषयों पर ये लोग इतना चिल्ला कर, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन कातिल है अफजल गुरु का? अफजल गुरु को तो फांसी की सजा कोर्ट ने दी थी। आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में कोर्ट ने अभी हिजाब पे फैसला दिया तो जज को, कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को आपको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? हिंदुओं के खिलाफ तो आए दिन बहुत सारे जज बहुत सारा कुछ कहते हैं, बहुत सारे फैसले सुनाते हैं। कभी आपने सुना किसी जज को सुरक्षा देनी पड़ी? जवाब ले अफजल गुरु के खिलाफ फांसी सजा देने वाले को, उस जज को भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी। याकूब मेमन को जिसने फांसी की सजा सुनाई, उसको भी Z+ की सुरक्षा देनी पड़ी। राम मंदिर के विषय में जिसने फैसला दिया, उसको भी Z+ सुरक्षा देनी पड़ी। क्यों भैया?
ठीक है, ओके। असीम वकार 30 सेकंड। एक बार भी मैंने ये नहीं कहा कि वो जो मुर्तजा है उसको पागल भी नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि उस पर कार्रवाई ना कीजिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि उसने गलत नहीं किया। आप तो मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं, और जो भारत के संविधान में असीम वकार आप लोग मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे आप मदद करते हैं। हाँ हाँ सर, सुनिए सुनिए, मैं इस पे आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ आप लोग मदद कैसे करते हैं, आप लोग मुर्तजा बनाने की। सर आप मुझसे पूछिए, आप जो बता रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। मैं तो आप ही को बता रहा हूँ कि आप लोग मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। जब आप कहते हैं कि 37% मुसलमान मारे गए यूपी के एनकाउंटर में, तो मुर्तजा बनाने में आप मदद करते हैं। जब आप कहते हैं सीए एनआरसी मुस्लिम विरोधी है, तब आप मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। जब आप कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला हम नहीं मानेंगे, आप मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। जब आप हिजाब का, जिसको ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट जिस पे रोक लगा देती है, उस पर अपनी बातों को रखते हैं, तब आप मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। मैं यही कह रहा हूं, सेकुलर सोच आपकी नहीं है, आपकी सोच कट्टर है। मैं ब्रेक के बाद बताता हूं। शिवम और अतीकुर रहमान, मैं ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा। रोमानिया युद्ध की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ रहा है। रोमानिया ने रूस के 10 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। इन घटनाओं के बीच एक कार से उठती लपटों ने रूस को बोलने का और ज्यादा मौका दे दिया है। हालांकि रूसी दूतावास पहले ही रोमानिया में खतरे की आशंका जता चुका था। अब उसने इस मामले में भी साजिश की बात कही। यानी यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का पुतिन के नए गेम प्लान के बारे में बेहद सनसनीखेज दावा है। यूक्रेन का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन में बुचा पार्ट 2 करने की काली साजिश रची है और इसके लिए पुतिन की पलटन की जिस ब्रिगेड ने बुचा में हैवानियत की, सारे हदें पार की, उन्होंने उसी ब्रिगेड को इस बार फिर यूक्रेन में उतारने की चाल चली है। इसलिए यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि जैसे यूक्रेन के बुचा से रूस की सेना के निकलने के बाद वहां की सड़क पर निहत्थे लोगों के शवों का ढेर देखने को मिला था, वैसा ही मंजर जल्द ही सामने आ सकता है और इस बार रूस के कत्लेआम का शिकार बन सकता है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा खार्किव शहर। वो खार्किव जो कि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है और रूस के बॉर्डर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना ने फरवरी में जंग की शुरुआत से ही खार्किव में कहर ढाया हुआ है और यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस की नजर एक बार फिर खार्किव पर है और वो उस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। मतलब यूक्रेन का सीधे सीधे कहना है कि रूस बाज आने वाला नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह से बुचा की भयानक तस्वीरें दुनिया ने देखी, वैसी ही तस्वीरें खार्किव से आ सकती हैं। यूक्रेन को इस बात की आशंका है कि रूस खार्किव को बुचा पार्ट 2 बना सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस जंग से लौटे अपने सैनिकों को आराम करने का अच्छा खासा वक्त देता है, लेकिन यूक्रेन में जीत पाने के लिए बेकरार पुतिन ने अपने क्रूर सैनिकों को फिर से मोर्चा संभालने का फरमान सुना दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने कत्लेआम की कहानी, जो काली तारीख है, वो भी बता दी है। तारीख है 8 अप्रैल, यानी 2 दिन बाद। यूक्रेन का दावा है कि बुचा में आम लोगों को मौत के घाट उतारने, बच्चों पर जुल्म ढाने और महिलाओं का बलात्कार करने के बाद रूस की ब्रिगेड 4 अप्रैल को बेलारूस के माजिर शहर पहुंची थी। यूक्रेन का कहना है कि 2 दिन बाद रूस के सैनिक बेलारूस के माजिर से ट्रेन के जरिए लड़ाकों ने जंग के करीब 1 महीने और इस समय की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हवाले से मोदी सरकार में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सुरक्षित है मुसलमान, यह कहा है जेपी नड्डा ने। यह बड़ी स्टेटमेंट है। अतीकुर रहमान, जब मुसलमान इस देश में ज्यादा सुरक्षित है तो कट्टर होने की आवश्यकता क्या है? कुछ विषय के ऊपर सेकुलर चोला पहनकर कट्टरवाद का एजेंडा चलाने की आवश्यकता क्या है? कभी हिजाब तो कभी मुर्तजा की वकालत, वो बायपोलर है। अमित भाई, संबित पात्रा जी ने अभी कहा कान खोलकर सुन लो, हिंदू आतंकी नहीं होता है, मुसलमान आतंकी होता है। मैं समझ रहा हूं उनके कहने का ये मतलब था। तो अब जरूरी हो गया है ये बात को उजागर करना कि आतंकी बीजेपी के नजर में कौन है। तो संबित पात्रा जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए, ना हिंदू आतंकी है, ना मुसलमान, ना किसान आतंकी है,
अगर कोई आतंकी है आपकी नजर में, तो वो जो आपको अपोज करता है, आपको सही रास्ता आईना दिखाने की कोशिश करता है, वो आपकी नजर में आतंकी है। चाहे वो आकार पटेल हो, राना अय्यूब हो, डॉक्टर कफील खान हो, उमर खालिद हो, ग्राहम स्टीन्स हो, या संजय राउत क्यों ना हो, आपको आईना दिखाने की जो कोशिश करता है, तो संजय राउत वो आप डिक्लेयर कर देते हो उसको वो आतंकी ये कब हुआ? अमीश भाई, पर आपने संजय मेरा ऑब्जेक्शन है कि आपने संजय राउत और उमर खालिद को बराबर कैसे खड़ा कर दिया जी? संजय राउत इज नॉट इट इज नॉट अ गुड कंपनी फॉर संजय राउत। संजय राउत विद हिमसेल्फ ऑब्जेक्टेड। फ्रॉड और आतंकवादी में फर्क होता है। आप काउंटर करिएगा ना। मैं कर रहा हूं। क्या छुपाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा? आप क्या छुपाना चाहते हैं? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा? आप दीजिए ना। मैं क्या छुपाऊंगा? छुपाने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। कुछ छुपाना मुर्तजा अब्बासी ने सब कुछ बोल दिया। अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं संजय राउत आतंकवादी है। कुछ छुपाना चाह रहे हैं, इसीलिए बोलने नहीं दे रहे हैं। कंप्लीट करने देंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपको रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बस आपकी एक त्रुटि थी उसको सुधारा कि संजय राउत और उमर खालिद को बराबर मत रखिए। मेरा निवेदन है आपसे, बाकी आप अपनी बात को रखिए। जी, मेरा तर्क कितना है कि जो बीजेपी को आईना दिखाता है, आरएसएस को आईना दिखाता है, अच्छा, वो आतंकी हो जाता है। तो ये मुर्तजा आईना दिखाने के लिए गया था आरएसएस और बीजेपी को। ये जाकिर नायक आईना दिखा रहा है बीजेपी और आरएसएस को। आपकी सुई सिर्फ मुर्तजा पे अटकी हुई है। क्यों नहीं अटकेगी? आप आतंक को आतंक कहलाना नहीं चाहते हैं। आप बीजेपी को क्लीन चिट देना चाहते हैं। बीजेपी आतंकी कहाँ है? हो जाएंगे। ना बीजेपी आतंकी कहाँ है? मुर्तजा तो आतंकी है। कहाँ है? सलूशन कहाँ है? अरे पहले काउंटर तो करने दीजिए तो सलूशन निकलेगा। शिवम त्यागी पहले बोल रहे। डिबेट का एक सीधा साधा सब में एक सेकंड। शिवम त्यागी यहाँ पे काफी देर से इंतजार करें। शिवम त्यागी, यू मेक योर पॉइंट। मुझे लगता है सोल्यूशन तो सबसे महत्वपूर्ण यहीं पे है। आप स्क्रीन पर ही देख लीजिए अमीश जी, स्क्रीन पर ही देख लीजिए। मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म, आई विल गिव यू अ चांस। मैं आपको चांस दूंगा। अतीकुर रहमान, आई विल गिव यू अ चांस। अभी एक भी बारी नहीं बोले हैं। सॉरी आप छुपाना चाह रहे हैं। आप इतनी कट्टरता क्यों कर रहे हैं? यहीं पर ठीक है, गिव हिम 30 सेकंड। आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। ले लीजिए। आप अपनी बात को रख लीजिए। आप अपनी बात को रखिए। एमपी बनाकर बैठिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेरर एक्यूज है और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। उसको छुपा रहे हैं। आप बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं। टेरर एक्यूज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने बनाया? असीम वकार ने नहीं बनाया है, बीजेपी ने बनाया है। ठीक है, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। ठीक है शिवम त्यागी, देखिए मुझे लगता है बस कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा है अमीश जी। खास तौर पर इस देश में कट्टर जो लोग हैं, जो कट्टरता फैलाते हैं, चाहे आपकी स्क्रीन पर बराबर में आपके बैठे हों, चाहे और बाकी दो लोग हों, ये लोग टीवी पर आकर और तमाम जगहों पर कहते हैं कि सेक्युलरिज्म देश में खत्म होता जा रहा है, सेक्युलरिज्म नहीं है। मैं आपको इंस्टेंसेस के साथ बताता हूं कि इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ कट्टर है और इनको इसमें मदद की इस देश की तमाम पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो। आप मुझे एक चीज बताइए, आज मुर्तजा कहता है कि सीएए और एनआरसी का जो मसला था वो गलत था, उसका एजेंडा बनाया किसने? इन लोगों ने। इस टीवी पर जो 3-4 लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए सीएए एनआरसी में आज तक इस देश का कुछ नुकसान हुआ क्या? लेकिन सालों साल सड़कें बंद रखना, देश के खिलाफ नारेबाजी करना, देश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, चलिए छोड़ दीजिए, उससे आगे आते हैं। आप उसके बाद 3 तलाक ले लीजिए। 3 तलाक जब भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए हटाया तो इस पूरे देश में हंगामा हुआ। संसद से लेकर सड़क तक सब लोगों ने कहा ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और तमाम तरह की चीजें। मुझे तो वो इंटरव्यू याद आ गया आपका अबू आजमी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था, जब वो हिजाब को लेकर कह रहे थे कि सुनिए, अपने घर में अपनी ही बेटी के साथ रहना अकेले ठीक नहीं है, क्या पता कब शैतान सवार हो जाए। मतलब इतनी घिनौनी मानसिकता। आज शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसको तो पर्दे में रखना ही चाहिए। आप कैसे लोग हो, अपने परिवार से ही शुरू हो जाते हो और इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हो। आप एक चीज बताइए, 370 वो यहां तक नहीं रुकते, बच्ची कंट्रोल में रहे और हालात बिगड़े। हाँ, उसके अलावा 370 में कश्मीर आज कितना शांत है, लेकिन इस जमात में से जो टीवी पर है और जो इसको बैकअप में सपोर्ट करती है कांग्रेस, किसी एक ने कहा क्या कि नहीं वो बेहतर है? आज जब चीजें बेहतर है। लास्ट एक और पॉइंट में कहना चाहूंगा, जिस जाकिर नाइक की हम बात करते हैं, देश में क्या आतंक हो रहा है। आज ये मुर्तजा, उसको एक समय पे ये सारे बैठकर गुरुजी मानते थे, वो मुर्तजा आज जाकिर नाइक की सीढ़ियों से इंस्पायर है। और ये यहां कहते हैं कि
कट्टरता नहीं, सेक्युलरिज्म, कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। अतिकुर रहमान, अंदर से सब आपके हरा ही हरा है। अतिकुर रहमान 30 सेकंड में, अतिकुर रहमान मेक योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। शिवम, देन संबित पात्रा। अतिकुर रहमान जी, मैं वही तो बताना चाह रहा था अमीश जी कि हम आतंकी हैं, हमने पूरे देश में आतंक फैला रखा है। जब 50 गुंडे मुस्कान के ऊपर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो आतंक नहीं था। नहीं, कट्टर है आप, आतंक नहीं, कट्टर है सर, आप कट्टर है। अल जवाहिरी अल कायदा का जो चीफ कमांडर है, वो आज उस बेटी के लिए बात कर रहा है, वो अल कायदा वाले बात करेंगे? ये पाकिस्तान के आतंकवादी, ये टेररिस्ट संगठन के सरगना आज उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसी की तारीफ आप कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया भाई? प्रोपेगेंडा चल रहा है। नहीं, कोई एजेंडा नहीं चल रहा है, कोई एजेंडा नहीं चल रहा है। शिवम, लेकिन वही बात आतंकवादी की और वही बात इनकी के एक करके कंप्लीट क्यों नहीं करने दे रहे? अतिकुर रहमान बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। दारा सिंह ने जिंदा जला दिया ग्राहम स्टीन्स को, उनके 2 यंग बच्चों के साथ। वो आतंक नहीं था। जब ओवैसी साहब ओथ लेने पार्लियामेंट में गए और उनको जय श्री राम के नारे लगाकर वो किया गया, वो आतंक नहीं था। अच्छा? आतंकी को अरे शुक्र मानिए, जय श्री राम लगा रहे थे, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर लगा के बम नहीं फोड़ दिया। जय श्री राम का नारा लगाना आतंक है? फिर बीच में टपके। नहीं, आपने क्या बोला? आपने बोला जय व्यूअर्स, एक सेकंड रुकिए, डिबेट को यही रोकता हूं मैं बीच के अंदर। आपने बोला जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था सदन के अंदर। जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था सदन के अंदर। अतिकुर रहमान, यह आपने क्यों बोला? फिर मैं संबित पात्रा के पास जाता हूं। क्यों बोला आपने ये? है जय श्री राम का नारा लगाना आतंक क्यों है पार्लियामेंट के अंदर? मुझसे पूछ रहे हैं अमित हाँ जी? बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं अतिकुर रहमान, आप ही ने बोली ये बात को। जी धन्यवाद। जय श्री राम का जो पार्लियामेंट में नारा लगा, उसका रद्द अमल आपने देखा मुस्कान के साथ हुआ। उसका रद्द अमल आपने देखा, 100 मुसलमानों की लिंचिंग हुई जय श्री राम का नाम लेते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिंचिंग पर किन 100 मुसलमानों की लिंचिंग हुई है जय श्री राम का नारा लगाते हुए? कानून नहीं बनाएंगे, ये इनका आतंक है। संबित पात्रा, ये इनका आतंक है जो पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जय श्री राम का नारा आतंक है, ये इनका आतंक। मैं आपको कहता हूं किसी एयरपोर्ट के अंदर, किसी एयरपोर्ट पर भीड़ हो, वहां पर जय श्री राम का नारा लगाइए और अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, पता लग जाएगा क्या फर्क है दोनों नारों के अंदर। संबित पात्रा। हाँ तो इसी नहीं, ये भारत में छोड़िए, कहीं विदेश में भी कर लीजिए। मैं आपको कहता हूं ये काम आप टर्की में कर लीजिए, तुर्की में कर लीजिए। काम पोलराइजेशन और हिंदू कंसोलिडेशन कहलाता है। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को रखा ना। आपने बोला जय श्री राम का नारा जो है, मैंने बोला कि आप रियलिटी में टेस्ट कर लीजिए। आप मुंबई रहते हैं, कल मुंबई एयरपोर्ट पे जाइए और चिल्लाइए जाकर एयरपोर्ट पे अल्लाह अकबर और जय श्री राम दोनों चिल्लाइएगा। एक व्यक्ति जय श्री राम चलाए, दूसरा अल्लाह अकबर चलाए, फर्क अपने आप पता लगेगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा जरूर। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट ना। यही काम करेंगे आप। जय श्री राम का नारा आतंक है, वोट देता है। ठीक है संबित पात्रा, जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था। देखिए अमीश भाई, अभी अतिकुर रहमान ने कहा यही सब करने से आपको वोट मिलता है। वोट कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आता है, जनता देती है। जनता क्यों वोट देती है? जनता वोट तभी देती है जब आप सत्य को उनके सामने रखते हैं और जो हकीकत है उसको लारे लप्पे के साथ ढकते नहीं हो, यथास्थिति पर आप चर्चा करते हो और यथास्थिति को आप संभालने का प्रयास करते हो। कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने आरंभ में कहा था हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, मगर आपने इसका जो डेरिवेशन किया वो ये किया कि मुसलमान ही आतंकवाद हो सकता है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका है तो मैं क्या करूंगा, आपने खुद ही डिराइव कर लिया, तो इसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कहीं नहीं कहा कि कौन से जाति और धर्म विशेष के लोग आतंकवादी होते हैं। पार्लियामेंट में वो आज भी टेरर एक्यूज है। एक सेकंड, मैं तो चिल्ला नहीं रहा था आपके बीच में। आप तो दूसरे के लिए बोल रहे थे कि दूसरा क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं तो चिल्ला नहीं रहा था। आप स्कॉलर हैं, मैं तो कभी
मैं तो चिल्ला नहीं रहा था, अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप कह रहे हैं कि उसको बना रहे हैं, उसके बारे में बोलिए ना। ठीक है, एक कान मत खराब करिए अतीकुर रहमान जी। ठीक है, असीम वकार को जाकिर नायक मुझे लेना है। सुनो, कैसे कंप्लीट करूंगा ये? अगर ऐसे शाब्दिक आतंकवाद करेंगे तो शांति से बैठ तो जाएं, सुन तो लें। देखो अमीश भाई, मुझे तो आश्चर्य लगता है, आपका आतंक ये जय श्री राम को भी घसीट के ले आए। प्रोपेगेंडा हो गया, आप फैलाइए आतंक। मैं आपके बीच में बोल रहा था, आप स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, मैं आपके बीच में बोल रहा था, शांति से सुन लीजिए। अरे मामूली रिसर्चर है, देखिए इन लोगों के फॉल्स स्कॉलर होंगे आप, डॉक्टर होंगे आप, चलो डिग्रीज आपके पास है, हमारे पास रिसर्चर संविधान के अलावा। चलो मैं रिसर्च, चलो भैया मदरसा के टीचर सुनो तो सही। चलो, अरे भैया इनको स्कॉलर बोल दिया तो ये नाराज हो गए। चलो ठीक है। अरे ठीक है भैया, ठीक है आप, अरे गलती हो गई, स्कॉलर बोल दिया भैया, मदरसा के टीचर सुन तो लो अब। अरे गलती हो गई, स्कॉलर बोल दिया मेरे मदरसा के टीचर। अरे मदरसा के टीचर को बोलो चिल्लाने से बंद करो इनको। ये कैसा आदमी है, इसको स्कॉलर बोल दिया तो इतना गुस्सा हो रहा है। अच्छा, एक एक करके आप अपनी बात संबित बोलिए आप। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक टेरर एक्ट। अच्छा ठीक है, आपने ये बात को बोला, उसी का जवाब दे रहे हैं ना संबित बोलिए। देना असीम वकार। कोई साध्वी प्रज्ञा टेररिस्ट नहीं है। जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी और उनके गुर्गों ने मिलकर के हिंदू आतंकवाद के नरेटिव को फ्लोट करने के लिए कई हिंदुओं को एक केस में फंसाने की साजिश की, उसका परत दर परत कोर्ट में खुला है। अगर इनको लगता है वो टेररिस्ट थी तो कोर्ट में जाके केस करते, रोक देते लड़ने से। ये तो नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए 2014 से पहले रोक रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी तो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते, वीजा नहीं, अमेरिका वीजा रिजेक्ट कर दो। ये वो लोग हैं जो विश्व के कहीं भी चिट्ठी लिख के वहां हाहाकार काट सकते हैं, ऐसा टूल किट वाले हैं ये। अगर इनके पास इतना तथ्य होता ना तो ये साध्वी प्रज्ञा को भी रोक देते, क्योंकि इन सभी लोगों ने एक फॉल्स इक्विवेलेंस बनाने की कोशिश की, हिंदुओं के नाम को ड्रैग करने की कोशिश की। इनका पर्दाफाश हो गया है। जय श्री राम को खींच के लाते हैं आप जय श्री राम को एक आतंकी नारा कहने की हिम्मत करते हैं। मुझे तकलीफ इस बात को हो रही है अमीश भाई, ये लोग हमें बोलने नहीं देते। आपको मुझे सिंगल विंडो दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। सुबह से रात तक प्रधानमंत्री को न जाने कैसी कैसी भाषा में गाली देते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं के प्रति न जाने ये क्या क्या गाली देते हैं, फिर भी ये टीवी में आते हैं, रोज सुबह से शाम बैठते हैं, कोई इनका बाल बांका नहीं करेगा, ना कभी हम सोच भी सकते हैं। फिर भी ये कहते हैं कि हम खतरे में हैं, मुसलमान इस देश में खतरे में। ठीक है। और कमलेश तिवारी का क्या हश्र किया था? अकेला कमलेश तिवारी नहीं, आप इनके विषय में एक लाइन बोल दो, आपका गर्दन अगर ना काट दे तो नाम बदल दिया जाएगा। मतलब यहां पर चोरी, ऊपर से डंडाधारी, ऊपर से यहां पर सीना जोरी हो रही है। ठीक है, मतलब आतंकी हमला भी करो और ऊपर से यहां 100 डेसिबल की आवाज में चिल्ला चिल्ला कर हिंदू हिंदू जय श्री राम आतंकी, मतलब मूर्तजा। अब कल को ये बोलेंगे ओसामा बिन लादेन का नाम बदल करके नाम नारायण दुबे रखो क्योंकि ये सेक्युलर नहीं लगता है, तो हम ओसामा बिन लादेन का नाम बदल देंगे क्योंकि ओसामा बिन लादेन का मतलब मुसलमान होता है, तो ओसामा बिन लादेन का नाम बदल करके हम राम नारायण दुबे रखेंगे कल से क्योंकि ये सेक्युलर होगा, वरना ओसामा बिन लादेन बोलते लगता है कि ठीक है। ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर चांस। ओके, असीम वकार, मैंने ब्रेक से पहले आपको एक बात सवाल पूछा था, आखिरकार आप लोग मदद करते हैं इन लोगों को कट्टर बनाने में जब आप उन विषयों को उठाते हो जिनका कोई लेना देना नहीं होता। जब असद ओवैसी कहते हैं कि 37% मुसलमान मारे गए हैं यूपी के एनकाउंटर में, जब आप सीए एनआरसी की बात करते हो, जब आप हिजाब की बात करते हो। सर, वो राम भक्त गोपाल, वो जो कट्टा लेकर नाच रहा था स्कूल के बाहर, जामिया के बाहर, वो किससे प्रेरित था? और न जाने वो कितने लोग जिनको ये कहा जाता है कि हथियार उठा लो, युद्ध का ऐलान कर दो, मुसलमानों को कत्लेआम कर दो। अब हो सकता हो ये आपकी नज़र में बहुत ईमानदार और साधु संत लोग हों। मैंने तो आपके पूरे शो में 1 घंटे में जितनी बार बोला, मैंने यही बोला कि वो अपराधी है, उसे सजा दीजिए पूरी ईमानदारी से। लेकिन आप में से किसी ने भी एक बार भी ये नहीं बोला कि अगर जवाहरी, अल जवाहरी, ओसामा लादेन, मसूद अजहर अगर
इनके भाषणों से, इनकी बातों से प्रोत्साहित होकर, जाकिर नायक, इंप्रेस होकर अगर लोग हथियार उठा रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके यहाँ भी यति नरसिम्हानंद, पिंकी चौधरी और न जाने वो जो हिंदू संसद थी, धर्म संसद, उसमें न जाने कितने लोग बोल रहे थे, उनसे प्रेरित होकर भी आपके यहाँ न जाने कितने लोग आतंक की राह पे चल रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से आपको बोलने की जरूरत है। जी। अब आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो आपकी ठीक है शिवम त्यागी, ये सेकुलरिज्म का एक पैरेलल ड्रॉ करती है। ओके, सेकुलरिज्म एक पैरेलल ड्रॉ करती है जिसमें हिंदू भी आता है, जिसमें मुसलमान भी आता है, जिसमें क्रिश्चियन भी आ जाता है। एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश होती है कि सब बराबर है। मैं तो अमीश जी हतप्रभ रह गया। मैं कहता हूं कोई किसी भी धर्म के बारे में बोले वो गलत, लेकिन अल जवाहिरी जिस अलकायदा ने हिंदुस्तान के आसपास और हिंदुस्तान में इतने ब्लास्ट किए, हजारों लोग मार दिए, वो एक ऐसे व्यक्ति से उसका कंपैरिजन हो रहा है जिसके कहने से अभी तक शायद कोई मरा नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फिर भी सही कह रहा है। इसके अलावा ये कह रहे हैं बगदादी का कंपैरिजन इस देश के किसी व्यक्ति से जिसने गन उठा ली। आपका तार्किक क्षमता इतनी गिर गई है क्या? और मैं फिर से यही कहता हूं, ये जो आप विंडो में देख रहे हैं और उस जैसे कुछ हजार लोग, ये वही लोग हैं जो आतंकवाद को लाइव सपोर्ट सिस्टम देते हैं। ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन के जनाजे के पीछे लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु की फांसी के बाद इस देश में एक ऐसा कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं कि वो आतंकवादी नहीं, मसीहा था। ठीक है, लेट असीम वकार रिप्लाई। असीम वकार जवाब, देन मीसम जैदी। देखिए, बुरहान वानी को शहीद जिसने किया, उसके साथ सत्ता और दस्तरखान और कुर्सी, आतंकी मारे जाते हैं। बुरहान वानी शहीद नहीं था, उसको धरती में 4 फीट नीचे गाड़ दिया। बुरहान वानी आतंकी था, मारा गया। इस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए शहीद इस्तेमाल होता है, ऐसे कीड़े मकोड़ों के लिए शहीद इस्तेमाल नहीं होता। उसको सेना ने 4 फीट धरती में गाड़ दिया। शहीद क्यों बोला? मतलब शहीद होता है। बुरहान वानी को शहीद क्यों बोला? बुरहान वानी आतंकी था, मारा गया। बीजेपी ने सरकार बनाई। बुरहान वानी को शहीद क्यों बोला आपने? सरकार बनाई, इससे ज्यादा आपने बुरहान वानी को शहीद क्यों बोला? बुरहान वानी शहीद क्या है? आप हैं मानसिक दिवालिया। मैंने कहा जिन लोगों ने बुरहान वानी को शहीद कहा, बीजेपी ने उनके साथ सत्ता बनाई, बीजेपी ने उनके साथ कुर्सी शेयर की। और अमीश देवगन दिवालिया होगा मानसिक, हमेशा सरकार बनाने दिवालिया अमीश देवगन। अरे मानसिक दिवालिया पर उनका है जो कहते हैं। एक सेकंड, आसिम वकार ने सत्ता नहीं बनाई उनके साथ जाकर। नहीं, मानसिक दिवालिया पर उनको कहते हैं जो 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ की बात करते हैं। मानसिक दिवालिया पर उनका होता है जो अपराधियों में भी मुसलमान ढूंढते हैं। मानसिक दिवालिया पर उनका होता है जो सीए एनआरसी में धर्म का एंगल ढूंढते हैं। मलाई खा रहे थे सर, आप मलाई खा रहे थे सर। ओके, आप देखिए, मलाई तो कौन खा रहा था? मलाई तो कौन खा रहा था ये तो देश देख रहा है। 2014 से पहले कैसे हिंदू आतंकवाद और तमाम तरह की परिभाषाएं गढ़ के इस देश में कितने लोगों ने मलाई खा रही है, वही तो रो रहे हैं आप। 2014 के बाद से संबित जी की पार्टी ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है इस देश में कि जो भी देश के खिलाफ बोलता है उसको जवाब देना पड़ जाता है, फिर वो अपनी बातें इधर उधर करता है और ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। और सुनिए, अगर आतंकवादी को मौत के घाट उतार कर सरकारें बनती है तो मैं तो कहता हूं बीजेपी से सारी दुनिया के आतंकवादी खत्म कर दीजिए, देश अपने आप खुश रहेगा। और उनको सपोर्ट करने वालों को भी। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि मोदी सरकार में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान है। तो फिर आपके सांसद को ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान इस समय भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का तिरस्कार कर रही है, उनको परेशान कर रही है? अब हिजाब के मुद्दे के ऊपर जो आपके सांसद साहब ने बोला, उन्होंने जो बात बोली, मुझे बोलने में भी बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, हिजाब में रहना चाहिए, हिजाब इसलिए जरूरी है, इससे बच्ची कंट्रोल में रहती है। बच्ची जब बड़ी होने लगे तो जवान होने लगे तो उसको हिजाब जरूर पहनाना चाहिए, हालात ना बिगड़े इसलिए हिजाब जरूरी है। जी अमित जी, जेपी नड्डा जी की बात से मैं स्टार्ट करूंगा कि जो जेपी नड्डा जी ने बात कही वो बिल्कुल सच कही कि हिंदुस्तान में मुसलमान से ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है जहां पर मुसलमान सुरक्षित हो। मगर वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है, वो हमारी देश की आर्मी, देश के कानून, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे देश के IAS, IPS
जिनकी वजह से मुसलमान यहाँ पर सुरक्षित है, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अक्सर ये कहते हैं कि हिंदुओं को जो है वो सुरक्षा हिंदुस्तान में नहीं है, लिहाजा इस तरह के बैन, इस तरह के कानून भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपे जाते हैं। हिजाब का बैन तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाया है, लेकिन आपके सांसद साहब तो कहते हैं बच्ची जब बड़ी होने लगे, एक सेकंड, एक आप अपने घर में भी ये बात को जरा बोलिएगा तो आपको जवाब मिलेगा। बच्ची जब बड़ी होने लगे उसे कंट्रोल में रखने के लिए हिजाब पहनाना जरूरी है। आप सहमत हैं इस विचार से शफीकुर रहमान बर्क के? देखिए, सहमत की बात नहीं है। उनके बयान का एक्सप्लेनेशन किस तरह से किया गया मुझे पता नहीं, बट अगर इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, कहां से आते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति जो भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं वो अगर कहीं गांव से आते हैं तो उनको मालूम होगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, हिजाब वहाँ भी किया जाता है। और हमने देखा है कि जो हिंदू में कहाँ हिजाब होता है? हमारे हिंदू धर्म के अंदर क्यों नहीं, बिल्कुल होता है सर। घूंघट काटने का मतलब क्या हो गया? हिजाब का मतलब क्या हो गया? पर्दा हो गया क्या? घर की औरतें जो है वो क्या करते हैं, अपने ससुर से अपने जेठ से पर्दा नहीं करती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना लंबा लंबा घूंघट निकालती, हिजाब का मतलब क्या? अगर बुर्खा ओढ़ लिया वो हिजाब है, और घूंघट निकाल लिया तो वो हिजाब नहीं है। अरे हिजाब का मतलब आपको पता है क्या? हिजाब की डेफिनेशन है पर्दा। आप कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान बर्क गांव की सोच वाले हैं, आपने जो बोला वो गांव की सोच है, तो गांव की सोच पुरानी है। शफीकुर रहमान बर्क कोई शफीकुर रहमान बर्क कोई देश के और कोई मुसलमानों के आइडियल नहीं है, वो एक नेता है। उनको जहां फायदा होगा राजनीति का वो अपना बयान देंगे। मेरा उस बयान से नहीं, सांसद होंगे तो ठीक है, सांसद होंगे तो क्या मतलब है वो उनकी। आप मेरी बात सुनिए ना, आप मुझे बैठाएंगे, शफीकुर रहमान को बैठाएं? नहीं, आपकी पार्टी के तो सवाल को जवाब देंगे ना। आप सवाल से बच के भागेगा थोड़ी। या तो आप बोलिए शफीकुर रहमान बर्क गलत है, कोई जजमेंट, या बोलिए सही है। अभी आपने उनका बचाव किया। मैं कोई जजमेंटल, मैं कोई जज थोड़ी हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। आपने मुझसे सवाल किया, शफीकुर रहमान बर्क भी नहीं रहा। मैं आपसे आप अभी जी ये बताइए कि बड़ी हो जाए, कभी गांव में जब बड़ी हो जाए, एक सेकंड, अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं तो सुन रहा हूँ। आप ये बताइए, आपने गाँव में किसी महिला को घूंघट काढ़े देखा? क्या पूछा आपने वो क्यों घूंघट काढ़े? 1.5 फीट का जो घूंघट 1.5 मीटर का निकाले टहल रही है, आपने कभी पूछा कि ये क्यों काढ़े हो? वो तो हिजाब करे हुए। एक सेकंड, कोई आदमी काला नकाब पहन कर बुनियादी बात बताइए, बुनियादी बात बताइए। आप एक बुनियादी बात बताइए, लड़की जब बड़ी होने लग जाए तो उसको ढक देना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल ढक देना चाहिए, बिल्कुल ढकना चाहिए, जाहिर सी बात है। और हमारे ट्रेडिशन में ये हमेशा से रहा है। आप किसी देवी देवता को उठा करके देख लीजिए। क्यों? मैं जानना चाह रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। क्यों? अगर आप नहीं मेरी याद क्यों अमित जी मेरा जवाब दीजिए। अगर ढकना क्यों चाहिए? ढकना क्यों चाहिए लड़की को जब बड़ी हो जाए? ढकना क्यों चाहिए? देवी को किसी नहीं, आप आज देखिए नवरात्र चल रहा है, सुनते रहिएगा मेरी बात को। आप नवरात्र के अंदर कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, कन्याओं को सम्मान कराते हैं, तो क्या उनसे कहते हैं कपड़ा उतार दो? नहीं, आप कहते हैं उनसे कपड़ा उतार दो जवान लड़कियों से, क्योंकि हमारी आंखें क्या बोल रहे हैं? ठीक हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ओके, संबित पात्रा, एक सेकंड, संबित पात्रा कुछ कह रहे थे। अमीश भाई ये बहुत गलत बात है। हिंदू धर्म के अंदर संबित पात्रा, मुस्लिम धर्म के अंदर सम्मान है। अमीश भाई ये गलत बात है, वो चाहे कोई भी हो। गलत कैसे? अमीश भाई मैं आपत्ति करता हूँ, ये आपके शो में किस प्रकार की बातें चल रही हैं? सम्मान नहीं है, किस प्रकार की बातें चल रही हैं अमीश भाई? नवरात्र चल रहा है। नहीं अमीश भाई, मैं खंडन करता हूँ। और अमीश भाई आपको भी ये सुनना नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आपने जो बात बोली है इस पर गंभीर ऑब्जेक्शन है। नवरात्र चल रही है, कन्या पूजन होता है, उस कन्या पूजन में आप बोल रहे हैं कि कपड़े उतार के पूजा करी जाती है क्या? आपको नहीं बोलना चाहिए था ये। ओके संबित पात्रा, ये बहुत गलत बात है। नहीं अमीश भाई देखिए, सब विषयों पे डिबेट करिए, मगर ये जो सेंटिमेंट के साथ हनन और खिलवाड़ हो रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने कहा नवरात्र चल रहा है, आप लड़कियों को घर में कंजक के लिए और भोजन के लिए बुलाते हैं, तो क्या आप लड़कियों को कपड़े उतार के आने के लिए बोलते हैं? किस प्रकार की मानसिकता है? मतलब कोई आदमी इस छोटी छोटी नन्ही बच्चियों के लिए इस प्रकार की सोच कैसे रख सकता है? कैसे कह सकता है कि हाँ बच्चियों को, लड़कियों को ढक के रखना चाहिए? वो कोई कमोडिटी नहीं है। और ये कहना कि उनको कपड़े उतार के आने के लिए हम नहीं, मुझे तो आज शर्म आ रही है कि इस प्रकार की डिबेट में मैं इस प्रकार के लोगों के साथ भाग ले रहा हूं। और देखिए, हिजाब से हम कोई हिजाब से लड़ाई नहीं है। हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म
घूंघट और स्कूल यूनिफॉर्म। आप घूंघट करके स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते, आप हिजाब पहन के स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए स्कूल यूनिफॉर्म है। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? और प्लीज आप इन साहब से कहिए, ये माफी मांगेंगे नवरात्र में कंजक महिलाओं के लिए जिस प्रकार से माफी मांग रहे हैं वो उतार के मीसम जैदी, छोटी हमारी घर की आप माफी मांगिए। आपने एक बातों का मुझे लगता है ऐसे बयान दिया है जिससे वाकई सेंटिमेंट हर्ट होते हैं एक बड़ी कम्युनिटी के। कोई सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता। मैंने कहा हिंदू धर्म से ज्यादा महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं होता है। मेरी बात को संबित पात्रा जी अगर तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है। हिंदू धर्म भी पर्दा करता है, हिंदू धर्म भी हिजाब करता है, हिंदू धर्म की औरतें भी हिजाब में रहती हैं। खोल के बुलाते हैं, ये किस प्रकार की भाषा थी? मैंने पूछा, कोई और देते? मैंने पूछा कि आप चाहते हैं कि हिजाब के लिए लड़कियों को बुलाते हैं तो क्या आप कपड़े खोल के बुलाते हैं? कहते हैं कि दुपट्टा हटा दो की भाषा है? क्या यहाँ पर ये उदाहरण देने की क्या आवश्यकता है? बात हो रही, कपड़े की नहीं। कौन हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो बात है हिजाब, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बेटियां हैं हमारे घरों की, बात है हिजाब। किस प्रकार की आप बातें करते हैं? किस प्रकार की मानसिकता है? बात है हिजाब, माफी मांगने के बदले आप उसको हिजाब के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दुपट्टा हटाने के किस बात को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं। ओके, शिवम त्यागी, देखो ट्विटर पे भी मेरे पास लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, ये वही मानसिकता है, ये वही मानसिकता है, ये वही ग्रुप है, ये वही पार्टी है, ये वही धर्म के लोग हैं जो अपनी बेटी को लेकर भी इस तरह की बात कर सकते हैं। उनसे आप माफी और इस तरह की उम्मीद करें, मुझे लगता है अपने आप में बेईमानी है। जो आदमी कह सकते हैं खड़े होकर समाजवादी के अपनी बेटी के साथ भी अकेले नहीं रहना चाहिए, क्या पता कब शैतान आ जाए। मुझे लगता है कि ऐसे आदमियों को, औरतों को, महिलाओं को इनके लिए हिजाब करने की जरूरत नहीं है। इन जैसे लोगों के चारों तरफ टीन का डब्बा बनवा दीजिए ताकि यही कंट्रोल में रहें, क्योंकि महिलाएं तो सुरक्षित नहीं रह सकती। आपने बोला की सोच ही ऐसी है, इनके चारों तरफ कवर करा दीजिए, इनकी आंखों पर ना पर्दा लगवा दीजिए लोहे का। लड़की जब बड़ी हो जाए तो कवर करके रख देना चाहिए, क्यों? उसका अधिकार नहीं है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। ऐसी भाषा होती है, कपड़े उतार के टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की भाषा। ठीक है, फिलहाल आर पार में इतना ही। हमें ये बताइए। नहीं, मेरा समय यहां पर समाप्त हो गया, लेकिन ये चर्चा बढ़ गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।